नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। मैं हूं प्रीति सिमार। यूपी विधानसभा आखिरकार अपने अस्तित्व में आ गई है। सभी विधायकों ने आज विधान भवन में विधायक पद की शपथ ली। सबसे पहले विधानसभा के पहली बार सदस्य बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने विधायक पद की शपथ दिलाई। उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी पहली बार विधानसभा सदस्य की शपथ ली। और वहीं शपथ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और सभी सदस्यों से सदन की मर्यादा और विकास में रुचि लेकर काम करने के लिए उनसे अपील की। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष सदैव सरकार की जवाबदेही के लिए काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी। इस दौरान विधान भवन में शपथ के दौरान लोकतंत्र की खूबसूरती का नजारा भी दिखा। विधायक पद की शपथ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे से मिले, इन्होंने हाथ मिलाया और मुस्कुराए। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच अखिलेश यादव के कंधे पर हाथ रखकर उनकी पीठ भी थपथपाई। और इससे पहले चुनाव प्रचार में हमने देखा था कि पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला, एक दूसरे को घेरा। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई, जो माहौल देखने को मिला, क्या वो आगे भी दिखेगा? जब सदन की कार्रवाई चलेगी तब भी क्या सकारात्मक माहौल होगा या जनता के मुद्दों को लेकर आगे टकरार देखने को मिलेगी? लेकिन आज जब यूपी विधानसभा अस्तित्व में आई, सभी विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई गई, तो उस दौरान का जो नज़ारा था वो एक खूबसूरत लोकतंत्र का नज़ारा उसे हम कह सकते हैं। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता जो हैं एक दूसरे के साथ मिले, मुस्कुराए, हाथ मिलाए। यहाँ पर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर पहुंचे तो उस दौरान अखिलेश यादव ने उनसे हाथ मिलाया। अखिलेश यादव की पीठ पर थपथपाई योगी आदित्यनाथ ने। और ऐसे में यहाँ पर सभी विधायकों को जो है विधायक पद की शपथ आज दिलाई गई। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जल्द ही उनका परिचय हम आपसे कराएंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज जब यूपी विधानसभा अस्तित्व में आई तो उस वक्त का कैसा नज़ारा था वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जैसे ही योगी आदित्यनाथ विधायक पद की शपथ सबसे पहले लेकर लौटे तो उसके बाद अखिलेश यादव से उनका हाथ मिलाना और मुस्कुराना, एक दूसरे से बातचीत करना, योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव की पीठ थपथपाना, तो एक सकारात्मक माहौल यहाँ पर देखने को मिला। अब क्या आगे भी ऐसा ही माहौल रहेगा ये देखना होगा। लेकिन दोनों ही दलों की तरफ से, जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी विधायकों से मर्यादा को बनाए रखने की उन्होंने अपील की। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि हम जनता से जुड़े मुद्दों को सदन के अंदर उठाते रहेंगे, एक सकारात्मक, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे। और वहीं इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। संजीव जी इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। संजीव जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप ही का रुख करना चाहूंगी। आज आखिरकार विधानसभा जो है यूपी की वो अस्तित्व में आ गई और एक खूबसूरत लोकतंत्र का नज़ारा यहाँ पर जो देखने को मिला, मैं चाहूंगी कि आप जरा विस्तार से बताएं कि किस तरीके का आज सदन के अंदर माहौल रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष किस तरीके से एक साथ एक अच्छे माहौल में यहाँ पर दिखे। नतीजे आए थे, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधायक सदन में अपने विधायक पद की शपथ ले रहे थे तब एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री की रेस में रहे अखिलेश यादव, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेकर नीचे उतर रहे थे तब अखिलेश यादव ने उनको आगे बढ़कर शुभकामनाएं दी और योगी आदित्यनाथ ने भी मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर उनको शाबाशी दी। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन में बुनियादी बदलाव आए, सकारात्मक बदलाव आए, इसके लिए काम करेंगे। लेकिन क्या यह खूबसूरत नज़ारा जो आज देखने को मिला अगले 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा? क्या जिस तरीके से हाउस जब चलता है, विधानसभा का सत्र जब आहूत होता है, तब विपक्ष जो हंगामा करता है, क्या उस तरीके के हंगामे नहीं होंगे? क्या जनता की गाड़ी कमाई से जो सत्र चलते हैं, जनता के प्रति तमाम कानून लाए जाते हैं, पास कराए जाते हैं, उनको लेकर विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगा? लेकिन इससे इतर आज राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से सियासत तेज रही। सबसे पहले तो विधायकों ने शपथ ली, उसके बाद
उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सतीश महाना का नाम सामने आया। कांग्रेस ने अपना नेता सदन चुना, आराधना मिश्रा नेता सदन होंगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने शपथ ली। वहीं विधान परिषद में संजय लाठर जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको नेता सदन बनाया गया। आज मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी तय हो जाएगा, किसको कौन सा विभाग मिलेगा ये तय हो जाएगा। हमारे साथ धनंजय शुक्ला है। धनंजय जी, आज पोर्टफोलियो तय हो जाएंगे, शपथ ली है, एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला जैसा आपने सुना, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं सारी चीजें? देखिए संजीव जी, मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले भी 5 वर्ष पहले भी हमने, हमारी सरकार जो लगातार काम किया था गरीबों के लिए और सभी वर्गों को लेके हमने चला था, उसी के बेस पे अभी जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ लिया है वो आगे भी हम जनता के लिए आगे भी अच्छा काम करेंगे और पिछली बार से इस बार उससे अच्छा काम करेंगे। लेकिन विभागों को लेकर अभी पेच फंसा है, खास तौर से केशव प्रसाद मौर्य के पास कौन सा विभाग होगा, AK शर्मा जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं धनंजय, उनके पास कौन सा विभाग होगा, स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, क्या विभागों के बंटवारे में कोई पेच फंसा है? देखिए ये तो ऑलरेडी शाम तक घर में जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा और सरकार और संगठन दोनों बैठ के सहमति बना के जो भी होगा अच्छा ही करेगा। बिल्कुल, देखिए प्रीति, साफ तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो होगा अच्छा होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा जनता ने किया है, लेकिन जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार क्या करती है ये अगले 5 साल बताएंगे। प्रीति, बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक वाजपेयी सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी एक छोटा सा रिएक्शन हम ले लेते हैं कि आज इस तरीके का माहौल देखने को मिला, क्या आगे भी इसी तरीके से विपक्ष की भूमिका यहाँ पर रहने वाली है? क्योंकि अखिलेश ने खुद ये कहा कि हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, तो ऐसे में जनता के मुद्दे जब उठेंगे तो क्या आपसी टकराव होगा या एक पॉजिटिव तरीके से, एक पॉजिटिव माहौल में जो है जनता की बात रखी जाएगी? अभिषेक, देखिए प्रीति जी, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि इस तरीके से गर्मजोशी से सभी लोग मुलाकात करते हैं और बातें करते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जब जनता के मुद्दे उठते हैं तो टकराव भी आता है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होता है मतों के, क्योंकि जनता के मुद्दों पर हर किसी की अलग अलग राय होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं। क्योंकि हमारा जब विपक्ष में हम बैठे हैं तो हम पूरी तरीके से सड़क से सदन तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कह रखा है और अब तो हमारे पास दोगुने से ज्यादा समर्थन है, जनता ने अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, तो हम हर एक मुद्दे को जो पिछले छूट गए थे उनको भी हम उठाएंगे और इस बार उन मुद्दों को भी उठाएंगे। जब से ये सरकार बनी है तब से कितनी हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन अभिषेक जी पूरे चुनाव के दौरान, अभिषेक जी आपकी बात ठीक है, आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाएंगे, लेकिन पूरे चुनाव के दौरान अखिलेश यादव पर सबसे बड़ा आरोप यही लगता था कि पूरे 5 साल अखिलेश यादव जनता से दूर रहे, ट्वीट करके नेतागिरी करते रहे। तो क्या अखिलेश यादव को अब समझ आ गया है कि आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा, जनता के लिए लड़ाई करनी होगी सदन से सड़क तक, इसलिए उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूमिका निभाने की जो अब पहल करी है? ये जवाब है? नहीं संजीव जी, ऐसा आपका मत हो सकता है, ऐसा आपका मत हो सकता है। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है सड़क से सदन। मेरा मत नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने आरोप लगाए। नहीं, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ जिसमें कुछ कड़ी आपकी भी जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको सम्मिलित किया हुआ था। देखिए सड़क से संसद तक बाकायदा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया हुआ, और जैसा कि आपका प्रश्न है तो उन्होंने इस्तीफा 2024 को देखते हुए दिया हुआ है, और क्योंकि जनता के मुद्दे कहीं छूट ना जाए, क्योंकि अब हमारा एम है कि जनता से जुड़े मुद्दों को तो हम उठाएंगे, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे करके उनकी सीटों को कम करना यह हमारे लिए उपलब्धि होगी, और हम रणनीति है जो हमारी उसी पे ही आदरणीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 बहुत पास में, ज्यादा समय नहीं बचा है, उसके लिए हम आगे रूपरेखा तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ सुशील दुबे हैं। सुशील दुबे जी, प्रीति, सुशील दुबे जी से एक सवाल है। वो सवाल इसलिए है क्योंकि सुशील दुबे जी ऐसे पत्रकार हैं
जो प्रदेश की सियासत को बारीकी से समझते हैं। सुशील जी, क्या आपको लगता है कि 2024 2019 का लोकसभा चुनाव आपने देखा, बसपा और सपा दोनों मिलकर लड़े थे, लेकिन नतीजे जब सामने आए तो 64 पर भारतीय जनता पार्टी और मात्र 15 पर इनका गठबंधन आया था। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूमिका निभाएंगे और ऐसा प्रतीत होता है कि आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि मजबूत विपक्ष और मजबूत सत्ता पक्ष दोनों देखने को मिल सकते हैं इस बार प्रदेश में? संजय जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ संजय जी, पहले तो मैं बधाई दूं उत्तर प्रदेश की जनता को आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कि उन्होंने शानदार पक्ष और बहुत ही जबरदस्त विपक्ष दिया है। तो बधाई इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता की। अब मैं अखिलेश जी से शुरू करता हूँ। अखिलेश जी से आपने प्रश्न किया। अखिलेश जी ने पहली बार एक राजनीतिक रूप से परफेक्ट और शानदार निर्णय लिया है, जो उन्हें दिल्ली छोड़ के 111 या 110 का नेतृत्व संभाला यहाँ पर विपक्ष के नेता के रूप में उनको मान्यता मिल गई है। लेकिन अखिलेश जी की एक कमी दूर करनी होगी। बेवजह दूध में मक्खी डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उस मक्खी को चाय में डाल देते हैं, फिर निकालते हैं। अरे भाई, उनके चाचा भी हैं, उनके विधायक भी हैं, उनकी एक बड़ी पार्टी के वो भी है, अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि सिंबल उनका है। तो ये विवाद उठने नहीं चाहिए था। जहाँ 110 बुलाए थे, 111 बुलाए, एक और चाचा को बुला लेते, पल्लवी जी को बाद में बुलाते। ये बेवजह का विषय नहीं उठता कि चाचा नाराज, दिल्ली चले गए, गुलाम जी से रोना रोए, चाचा भी जूनियर अडवाणी हो रहे हैं, बात बात में बदल जाते हैं। तो अखिलेश जी को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा। अपने थोड़े से व्यवहार में नरमी ला के अब जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जो गुस्सा है, ये जो उत्तर प्रदेश समस्या है, उनके प्रति गुस्सा दिखाना पड़ेगा, उनके प्रति लड़ना पड़ेगा। चाचा से और पलाश से लड़ना और सुशील जी, ठीक है। अब बात आ रही है बीजेपी। सुशील जी, क्या आपको लगता है, सुशील जी, 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ लेते हैं, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, आज 28 मार्च है और अभी तक पोर्टफोलियो तय नहीं हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का मंत्रिमंडल अब की बार योगी आदित्यनाथ को दिया गया है, जो जिस तरीके के उनके सहयोगी हैं, चाहे AK शर्मा हो, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हों स्वतंत्र देव सिंह, वो मुख्यमंत्री के बेहद करीब माने जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद डिप्टी CM बनाया गया। तो क्या कोई पेच है किसी तरीके का? किस तरीके से देखते हैं कि 3 दिन हो गए हैं शपथ को, अभी पोर्टफोलियो तय नहीं हुए? देखिए संजय जी, बात आपका सवाल थोड़ा जल्दी भी है, अभी 3 दिन हुआ, 25, 26, 27, 28, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें भी राजनीति है और पत्रकारिता है, तो सवाल तो उठने ही चाहिए, उठते भी रहते हैं। आपको याद है संजय जी, जब सिराथू में JP नड्डा ही केशव मौर्य का नॉमिनेशन कराने लेकर थे, आपको याद है? जब JP नड्डा ऐसा देश का बड़ा लीडर बीजेपी का एक नामांकन सामान्य परीक्षा के लिए जाए और वो व्यक्ति चुनाव हार जाए, डिप्टी CM, ऐसे कई हारे, वो तो अलग विषय है, वो हार जाए। अब हारने के बाद उनका विभाग कौन सा होगा, तब ये तो कहीं ना कहीं गणना का विषय हो गई होगा, विचार का विषय हो गई होगा। और फिर कई मंत्री जो किसी सदन में नहीं है, वो भी शपथ ले लिए हैं। दानिश भी हैं, दयालु भी हैं, दिनेश जी भी तो अभी लड़ ही रहे हैं, दिनेश जी, ऐसे कई लोग हैं। अब जो नई विधायक हैं, जो नई MLC है, वो भी शपथ ले लिए हैं। असीम अरुण, अरविंद शर्मा जी ऐसे भारी भरकम दिग्गज जीत के आ गए हैं और MLC हैं। और ब्रजेश पाठक जी तो बिल्कुल ही एकदम मतलब शानदार तरीके से वापसी किए हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है। और सुरेश खन्ना जी 7 बार के विधायक हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी बीजेपी आला कमान के सामने, हालांकि लगभग तय हो चुका है, लेकिन हमें लगता है कि आला कमान के सामने एक संकट है, क्योंकि अभी विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है। लेकिन अब की योगी जी का जो इसका जवाब, इसका एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं धनंजय जी से पूछे कि उन्हें कोई आइडिया इसको लेकर कि क्या हो सकता है, अब मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो किस किस मंत्री का क्या रहेगा? प्रीति, सवाल ये है कि पोर्टफोलियो बांटने का काम चीफ मिनिस्टर का होता है,
लेकिन कल और परसों जैसा हमने राजधानी लखनऊ में नजारा देखा, ज्यादातर कैबिनेट मंत्री दिल्ली की ओर दौड़ लगा रहे थे। जिसके आवास पर हम गए, कई मंत्रियों के आवास पर हम गए, तो पता चला कि माननीय मंत्री जी दिल्ली गए हुए हैं। तो क्या लगता है, पोर्टफोलियो दिल्ली से तय हो रहे हैं? नहीं, देखिए संजीव जी, सारी चीज़ें संगठन और सरकार मिल के तय करती है, और सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सब तय हो रही होंगी। तो मुझे लगता है जो भी होगा अच्छा ही होगा। और रहा सवाल की विभाग, तो विभाग ऑलरेडी देखिए संगठन और सरकार ही तय करते हैं, तो सारी चीज़ें जो भी होगा अच्छा ही। धनंजय जी, विभाग सरकार तय करती है। 36-37 मिनिस्टर पिछली सरकार के रिपीट नहीं हुए हैं, नया मंत्रिमंडल है, तो क्या आपको लगता है कि एडजस्टमेंट में, विभागों के बंटवारे में कहीं कोई दिक्कत आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, पहले भी सरकार हमारे अच्छे से चली थी, चलाए थे, जो भी मंत्री रहे हैं, बने हैं। इस बार भी जो मंत्री बने हैं वो भी अच्छे से चलाएंगे। बस एक सिस्टम होता है जो सरकार और संगठन अपना तय कर रहा है, और मुझे लगता है इस बार भी जो बने हैं सारे मंत्री सब पढ़े लिखे हैं, सब कहीं न कहीं से मतलब अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं और संगठन में लगातार काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि पहले भी सरकार जो हमारी 5 साल चली है वो भी, और इससे इस बार 2 गुना और अच्छा चलेगा। बिल्कुल प्रीति, देखिए इनका साफ तौर पर कहना तो यह है कि सब अच्छा होगा, लेकिन जिस तरीके का मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश में गठित हुआ है उसको लेकर तमाम बातें हो रही हैं। लोकल नेताओं का मानना है कि दिल्ली वालों की ज्यादा चली है, मुख्यमंत्री किसी और को चाहते थे, लेकिन अमित शाह आए और 1 घंटे की मैराथन बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, स्थितियां बदल गई। प्रीति, बिल्कुल। अभिषेक, यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुशील दुबे जी की बात को सुना कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव जो हैं वो चीज़ों को समझ चुके हैं और उन्होंने इसलिए बड़ा फैसला लिया, लोकसभा सीट छोड़ के उन्होंने विधानसभा में पहुँचना सही समझा, एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया। लेकिन सुशील जी ने जो बात कही कि यहाँ पर अभी और नरमी बरतने की उनको ज़रूरत है, जिस तरीके से वो कह रहे थे कि दूध में मक्खी डालते हैं फिर निकालते हैं, तो आप इस चीज़ से कितना इत्तेफाक रखते हैं और ऐसे में इसमें चेंज करना 2024 के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण भी मानते हैं? देखिए प्रीति जी, आदरणीय दुबे जी ने जो बात बोली है उसका उन्होंने बहुत समय देखा है, बहुत सारी सरकारें देखी हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें को डिस्क्राइब किया है। लेकिन इस चीज को भी समझिए कि अगर आप पहले की अपेक्षा और आज के समय में आदरणीय अखिलेश जी को देखेंगे तो उनके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा निखार आ चुका है। और जैसा कि मैंने अपने पहले भी अपने शब्दों में पहले भी कह चुका हूं मैं अपने, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमारी रणनीति 2024 के लिए अभी है, और क्योंकि हमारा मेन एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उनको हमें घेर करके कम करना है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ नाम के लिए सरकार चला रहे, लेकिन सरकार चलाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। और तो और जिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने बहुत चीजें बताती थी कि हमारे सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारे मंत्रियों ने बहुत अच्छे काम किए, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो मंत्री काम कर रहे थे उनको हटाने की जरूरत पड़ गई? आखिर मैं साथ में यह भी पूछना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से कि क्या इस सीजन में पार्ट 2 में क्या टेनी जी के लड़के के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर खुशी दुबे जेल में ही रहेगी या फिर वो जेल से रिहा भी होगी, या फिर जो आपने अभी देखा कि कैसे, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, कि कैसे एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक की हत्या हो गई, उस मिठाई बांटने को लेकर के थी या जिस चीज को लेकर के थी, वो उसका भाई जब डीएम के पास या सीओ के पास या एसपी के पास जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, 4-4 दिन उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो ये कौन से प्रजातंत्र है? लेकिन अभिषेक जी 2 बातें हैं। अभिषेक जी 2 बातें हैं। एक तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त रही है, एक बात। और दूसरा सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठेंगे तो इसका फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? नहीं, बिल्कुल आदरणीय अखिलेश यादव जी, देखिए आपने देखा कि कैसे चुनाव के समय पे आदरणीय अखिलेश यादव जी से लोहा लेने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को आना पड़ा, केंद्र के नेतृत्व को आना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी जिनसे लोहा लेने के लिए सबको आना पड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
बहुत सारी चीजें आपको चेंजेस में देखेंगी। और मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, ठीक है, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के अमले को लगना। देखिए संजीव जी, मैं इनको बताना चाहूंगा अपने साथी जो प्रवक्ता जो है कि हमारा जो संगठन है वो हम चाहे पंचायत की चुनाव हो, चाहे विधायक की चुनाव हो, चाहे सांसद लोकसभा चुनाव हो, हमारे जितने भी नेता हैं छोटे बड़े सब लोग लगते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जरूर सपा के बड़े नेताओं को ये जरूर सिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यही कारण है कि आज आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं अपना लोकसभा से इस्तीफा देके विधानसभा में आए, क्योंकि उनको लगा कि शायद मैं लोगों के बीच में दूर रहा, यही कारण जनता हमें पसंद नहीं की। मगर अब आप ये कहेंगे कि भाजपा तो हम लोग तो शुरू से चुनाव ऐसे लड़ते हैं, हमारे लिए तो हर चुनाव के तरीके से हम लड़ते हैं। यही कारण है कि हम सदैव अपनी सरकार को बनाते रहे। लेकिन संजीव, ऐसे में तो 2024 के लिए फिर चुनौती और ज्यादा बीजेपी के लिए बढ़ जाएगी ना। वो सीख रहे हैं, इससे आगे चुनौती बीजेपी को ही मिलेगी। देखिए 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो प्रीति बड़ा मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना। जब तक ये विपक्ष, समूचा विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी की जो इवेंट है और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है, वो बहुत शानदार है। उस तरीके का विपक्ष के नेता कर नहीं पाते। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रधानमंत्री को आना पड़ा, रक्षा मंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में डेरा डाले रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उत्तर प्रदेश के दौरों पर रहे। लेकिन जब नतीजे आए तब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत विधानसभा चुनावों में मिला। हमें नतीजे भी नहीं भूलने चाहिए। सुशील दुबे जी, क्या आपको लगता है आपसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता? 2024 में क्या समाजवादी पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी और मोदी का मुकाबला कर सकती है? और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ का कद भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हो। संजीव भाई, पहले तो मैं मायावती जी को बधाई दे दूं। जबरदस्त ब्राह्मण, जबरदस्त दलित और जबरदस्त मुसलमान वोट के बाद उन्होंने एक सीट पाली विधानसभा में। इसके को गजब बधाई। 24 में वो कहीं नहीं होंगी, माइनस कर दीजिए। अब बचा कांग्रेस, सपा और बीजेपी। बीजेपी बहुत शानदार चुनाव लड़ती है, बहुत गजब चुनाव लड़ती है, और नागपुर से लेकर दिल्ली होते हुए वो शुकाबाद, गाजियाबाद और देवरिया तक चुनाव लड़ती है। कोई जोड़ नहीं, मुकाबला सीधे सीधे होगा। अब आइए ये अखिलेश जी का मामला। तो अखिलेश जी को अगर मुस्लिम वोट ना मिला होता तो आज की खेती जो लहला रही है 111 की, 110 की, वो बंजर हो गई होती। वो बचा लिया अपनी, और उस खेती को बचाएं। इस खेती के दम पे दिल्ली की राजनीति अब नहीं कर पाएंगे, इनको प्रदेश की राजनीति करनी पड़ेगी। प्रदेश में अपने 5 साल देने पड़ेंगे, क्योंकि देश की पार्टी 24 में है कांग्रेस। भले ही 2 पे सिमट गई, भले ही लड़की हो, लड़की फेल हो गई, औरत फेल हो गई, सिस्टम फेल हो गया, लेकिन देश में आने वाले वक्त में पूरा सिस्टम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, जहां जहां जो मजबूत है। लेकिन अखिलेश जी को कांग्रेस से मिलके या कांग्रेस के माध्यम से या जो भी राजनीतिक परिस्थितियां बने, इतना आसान नहीं कि सीधे सीधे जैसे यहाँ पर उन्होंने विपक्ष को स्वीप कर लिया है वैसे वहां स्वीप कर लेंगे 24 में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इनको बहुत कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, अपनी बदलनी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल, यहाँ पर सुशील जी ने बात कही है कि आगे रणनीति को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, केवल इससे ही काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। अभिषेक जी, जल्दी से, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से। प्रीति जी, मैं बिल्कुल आदरणीय दुबे जी की बातों से सहमत हूँ। उसी रूपरेखा में मैंने पहले भी अपने शब्दों में इस बात को कहा हुआ है कि जो भी हमारी रणनीति 2024 के अकॉर्डिंग है, हमारी सिर्फ एक एम है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा से ज्यादा कम कर सकें। ठीक है, उसके लिए कदम उठा लिया है। लोकसभा छोड़ दी गई है और विधानसभा को चुना है, उसके लिए कदम उठा लिया गया है। अब देखना होगा कि आगे ये कदम जो है क्या रंग लेकर आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, धनन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने लोकसभा छोड़कर विधानसभा को चुना और आज पहली बार विधानसभा विधायक के तौर पर उन्होंने शपथ भी ली और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पहली बार विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ
ली और यहाँ पर एक नज़ारा जो देखने को मिला। अब उम्मीद करते हैं कि आगे जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो उस दौरान भी इसी पॉजिटिव सकारात्मक माहौल के बीच में जो है आगे भी मुद्दों पर बात होगी या टकरार होगा, ये देखने वाली बात होगी, ये समय बताएगा। लेकिन आज का नज़ारा एक तो लोकतांत्रिक मिसाल पेश करने वाला था। चलिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।